दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा एडिटोरियल किस टॉपिक के बारे में है। दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम हमारे टाइटल से। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है लिस्ट्स ऑफ फॉली ऑन द सुप्रीम कोर्ट द एसआईआर एंड बेनिफिट्स। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि लिस्ट ऑफ फॉली यानी क्या होता है। फॉली का तो मतलब होता है मूर्खता, गलती या फिर फुलिश डिसीजन, यानी कि मूर्खतापूर्ण कोई फैसला, उसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ फॉली, यानी कि फॉली कहते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट से मतलब है वोटर लिस्ट। ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल्स है उससे, यानी कि जो या फिर जो वेलफेयर बेनिफिशियरीज की लिस्ट होती है उससे यहाँ पर जो है वो लिस्ट का मतलब है। टाइटल का मतलब है कि ऐसी वोटर लिस्ट या फिर ऐसी बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार करना जो कि गलतियों और गलत फैसलों पर आधारित हो। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा वर्ड आता है एसआईआर, अगले वाले पार्ट में देखिए एसआईआर एंड बेनिफिट्स लिखा हुआ है। तो एसआईआर का क्या मतलब होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोटर लिस्ट को मतलब कि वेरीफाई करना और क्लीन करने के लिए जो चलाया जाने वाला एक विशेष अभियान है उसे एसआईआर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एडिटोरियल है वो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और वेलफेयर बेनिफिट्स के बीच के कनेक्शन पर है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल और बिहार के मामलों में हुआ था उस तरीके से। तो इसका मुख्य विषय ये है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट यानी कि एसआईआर से हट जाता है तो क्या सरकार उसे मतलब कि राशन, वेलफेयर स्कीम्स और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे मूलभूत अधिकार छीन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो बेसिक सिविक या फिर वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उन्हें रोक दिया जाए। तो इसी के बारे में आज हम जो है वो इस एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे टाइटल के नीचे एक और लाइन हमें दी जाती है, अ फ्लॉड एसआईआर शुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ऑथर का कहना है कि एक फ्लॉड यानी कि कमियों या फिर गलतियों से भरा हुआ एसआईआर यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि वोटर लिस्ट को साफ क्लीन करने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का बेसिस नहीं बनना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स है, जो हमें राशन मिलता है, जो कैश ट्रांसफर जैसी मतलब कि कल्याणकारी सुविधाएं हैं, तो उनका जो बंटवारा है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है, इनका बेसिस नहीं बनना चाहिए। यानी कि वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए जो चलाए जाने वाले अभियान है एसआईआर में अक्सर जो है वो बहुत सी कमियां और गलतियां होती है। इसलिए सिर्फ इसी वजह से किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, उसे जो है वो मतलब कि इसलिए जो है वो उसे कानूनी मतलब कि सरकारी राशन, पेंशन या फिर जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका फ़ायदा लेने से जो है वो वंचित नहीं किया जाना चाहिए, डिप्राइव नहीं किया जा सकता। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो इस एक लाइन में समझाया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एडिटोरियल को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे एडिटोरियल में हमें कहा जाता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ reiterated इट्स पोजीशन दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स कैन नॉट हैव कॉन्सिक्वेंसेज अनरिलेटेड टू वोटिंग। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना पोजीशन यानी कि अपना जो पुराना स्थान है, फैसला है या फिर जो रुख है वो फिर से रिटरेट किया है, यानी कि दोहराया है या फिर बार बार जिसे हम कहना कहते हैं उसे रिटरेटेड कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना पोजीशन है वो फिर से यानी कि दोहराया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी एक्सक्लूजन यानी कि किसी का भी नाम निकाल देना, बाहर कर देना, यानी कि बाहर होने का कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस, नतीजा या फिर प्रभाव या फिर परिणाम नहीं हो सकता जो कि वोटिंग यानी कि वोट देने के अधिकार से अनरिलेटेड हो, यानी कि असंबंधित हो, यानी कि संबंध के मतलब कि संबंध से ना हो या फिर जुड़ा हुआ ना हो। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा देता है तो इसका सिर्फ असर जो है वो आपके वोट डालने के अधिकार पर पड़ना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक वोटर लिस्ट से नाम हटने का असर किसी व्यक्ति के जो बाकी अधिकार है, जैसे कि सरकारी जो है वो मतलब कि राशन मिलना, पेंशन मिलना या फिर जो नागरिक होने की जो पहचान है, उस पर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका वोटिंग से मतलब कि कोई सीधा लेना देना नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया गया है। आगे कहा जाता है, द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स issued in May June that linked welfare benefits and official caste certifications to the outcomes of the special intensive revision SIR of electoral rolls। यानी कि कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है,
तो वेस्ट बंगाल सरकार के जो मई जून में जारी किए गए उन ऑर्डर्स या का रिस्पॉन्डिंग कर रही थी, यानी कि उन सरकारी आदेश या फिर निर्देश का मतलब कि जवाब देना या फिर उस पर जो है वो प्रतिक्रिया जो है वो दे रही थी। जिन आदेशों के जरिए जो है वो वेलफेयर बेनिफिट्स यानी कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि पीडीएस राशन या फिर जो महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना है, तो और ऑफिशियल कास्ट सर्टिफिकेशंस यानी कि जैसे कि हमारे जो आधिकारिक जाति प्रमाण पत्र है, उनको जो है वो वोटर लिस्ट के एसआईआर के आउटकम्स यानी कि परिणाम से रिजल्ट कर दिया गया था, यानी कि लिंक्ड कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल सरकार ने मई और जून महीने में कुछ ऐसे आदेश निकाले थे जिसमें उन्होंने साफ बोल दिया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट यानी कि एसआईआर प्रोसेस से हटा दिया जाता है तो उसे जो है वो राशन जैसी चीज़ें या फिर जो कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है उनसे भी हटा दिया जाएगा और उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स को भी मतलब कि रद्द कर दिया जाएगा या फिर रीवेरीफाई किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो है वो मतलब कि सुनवाई की है और सरकार के इस कदम को जो है वो मतलब कि गलत बता रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है दोज रिमूव्ड वुड बिकम इनएलिजिबल फॉर सर्टेन वेलफेयर बेनिफिट्स एंड सर्टिफिकेशन अंडर दिस ऑर्डर्स, यानी कि उन सरकारी आदेशों यानी कि अंडर दिस ऑर्डर्स यानी कि उन सरकारी आदेशों के तहत जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था यानी कि हटा दिया गया था, वो कुछ खास वेलफेयर बेनिफिट्स यानी कि कल्याणकारी या फिर मतलब कि जो फायदे जैसे कि मतलब कि राशन या फिर पेंशन है और जो सर्टिफिकेशंस है यानी कि प्रमाण पत्र जैसे कि यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, तो इनके लिए अनएलिजिबल हो जाते हैं यानी कि अयोग्य हो जाते हैं या फिर नाकाबिल या फिर अपात्र हो जाते। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल सरकार के उन आदेशों में ये शर्त रखी गई थी कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आपको जो है वो सरकारी योजनाओं के लाभ लेने और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने या फिर इस्तेमाल करने का जो है वो मतलब कि करने के अयोग्य मान लिया जाएगा, यानी कि आपके पास वो अधिकार नहीं बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। A May 19 notification directed that person removed from the electoral roll should not continue as beneficiaries of the Annapurna Yojana, a cash transfer scheme for women, unless they had filed appeals before the SIR tribunal। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक 19 मई की नोटिफिकेशन यानी कि आधिकारिक आदेश या फिर सूचना ने ये डायरेक्ट यानी कि ये निर्देश दिया है यानी कि ये आदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल से रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, वो महिलाओं के लिए चलाई जा रही मतलब कि एक जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम है यानी कि जो अन्नपूर्णा योजना है, जिसमें मतलब कि सीधे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे भेजने वाली जो योजना है, उनके जो बेनिफिशरीज है यानी कि उनके जो लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, लाभार्थी जो है यानी कि जिन्हें जो है वो किसी योजना का फ़ायदा मिलता हो, तो बेनिफिशरीज के रूप में जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे ये लोग अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो। ठीक है, अनलेस यानी कि जब तक कि नहीं तब तक मतलब कि उन्होंने एसआईआर ट्राइब्यूनल यानी कि जो एसआईआर से जुड़े मामलों का निपटारा के लिए जो बना विशेष कोर्ट है उसके सामने अगर अपील्स ना फाइल की हो तो, यानी कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और उन्हें जो है वो मतलब कि उनका अगर अन्नपूर्णा योजना यानी कि अगर वो इस चीज़ के लाभार्थी है, इस चीज़ के बेनिफिशरीज है, तो जब तक उन्होंने जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि एसआईआर ट्राइब्यूनल में अपनी अपील मतलब कि जारी नहीं की है, तो तब तक उन्हें जो है वो किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 19 मई के सरकारी आदेश में ये शर्त लगा दी गई थी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आपको अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलने वाले जो पैसे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे और ये पैसे आपको सिर्फ तभी मिल सकेंगे यानी कि तभी मिल सकते हैं अगर आपने एसआईआर ट्राइब्यूनल में अपना नाम कटने के खिलाफ जो है वो अपील दर्ज कर दी हो तो। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। A June 4 order directed the deletion of of beneficiaries from the public distribution system. On May 14, the government decided to re-verify and cancel caste certificates of those person whose names had been deleted from the rolls। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक 4 जून के ऑर्डर यानी कि आदेश ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उन बेनिफिशरीज की डिलीशन के डायरेक्टेड मतलब कि किए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1 जून यानी कि 4 जून का जो मतलब कि ऑर्डर था, जो सरकारी आदेश था, उसने जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो मतलब कि सरकारी राशन है यानी कि मतलब कि जो सरकारी राशन की जो दुकानें हैं या फिर जो राशन प्रणाली है, उनसे जो है वो उन बेनिफिशरीज यानी कि लाभार्थी जिन्हें राशन मिलता था उनके नामों को जो है वो रद्द कर दिया गया था, यानी कि मतलब कि रद्द करने का निर्देश दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था यानी कि जो सरकारी राशनों की जो दुकान होती है वहाँ से। और इसी के साथ ही 14 मई को जो है वो सरकार ने उन सभी व्यक्तियों के जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी जो है वो मतलब कि री-वेरीफाई करने और कैंसिल करने का जो है वो मतलब कि डिसाइड किया। यानी कि री-वेरीफाई करना यानी कि फिर से जांच करने का डिसाइड किया, जिनका नाम वोटर लिस्ट यानी कि रोल से डिलीटेड मतलब कि कर दिए गए थे उनका नाम।
इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने एक के बाद एक ऐसे आदेश निकाले जिससे कि वोटर लिस्ट से नाम कटते ही पहले तो लोगों का जो राशन है, जो पीडीएस है, वो बंद करने का निर्देश दिया गया और फिर उनके जो जाति प्रमाण पत्र है उनको भी रद्द करने की जो है वो तैयारी कर ली गई। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, दिस डिसीजंस रन कॉन्ट्ररी टू द क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट इन द बिहार एसआईआर केस विच स्पेसिफिकली barred authorities फ्रॉम यूजिंग एसआईआर आउटकम्स फॉर एनी पर्पज अदर दैन डिटरमाइनिंग वोटिंग राइट्स। यानी कि ये जो सभी डिसीजंस है, यानी कि ये जो सभी सरकारी फैसले या फिर जो आदेश है, वो सुप्रीम कोर्ट के बिहार एसआईआर केस में दिए गए साफ इंस्ट्रक्शंस के रन कॉन्ट्ररी है, यानी कि बिल्कुल विपरीत है, यानी कि बिल्कुल खिलाफ है। इसमें जो है वो कोर्ट ने स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से प्रशासन यानी कि अथॉरिटीज़ यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो सरकारी विभाग है उनको बैर यानी कि रोक दिया है, पाबंदी लगा दिया है, यानी कि उनको जो है वो मना किया था कि वो वोटिंग राइट्स यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है इसके अलावा किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए एसआईआर के जो आउटकम्स है यानी कि उसका जो परिणाम है या फिर जो रिजल्ट है उसका इस्तेमाल ना करे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने जो है वो बिहार एसआईआर मामले में पहले से साफ आदेश दे रखा था कि वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी कि एसआईआर के परिणामों का इस्तेमाल सिर्फ ये तय करने के लिए होगा कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस डेटा का इस्तेमाल लोगों का जो राशन है, पेंशन है या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जो सुविधाएं हैं उनको रोकने के लिए करना कोर्ट के पुराने आदेश की खिल्ली उड़ाना जैसा है, यानी कि मजाक उड़ाने जैसा है या फिर उसके खिलाफ जाने जैसा है। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो है वो मतलब कि एसआईआर को जो है वो आदेश दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है, द कोर्ट हैज़ नाउ इशूड नोटिसेस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। यानी कि कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है और राज्य के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनको जो है वो नोटिस यानी कि अधिकारी समन या फिर जवाब मांगने का जो है वो आदेश मतलब कि जारी किया है, इश्यू किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल सरकार के इन आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और ईसीआई, राज्य सरकार और जो स्टेट के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इन सभी को जो है वो नोटिस भेजकर इस मामले पर उनका जो है वो आधिकारिक जवाब मांगा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे बताया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख अपील्स हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट एसआईआर आउटकम्स इन वेस्ट बंगाल एंड ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ देम हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, लिविंग मिलियंस इन प्रिकेरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग फूड सपोर्ट इज अनकंसाइनेबल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर के जो आउटकम्स है यानी कि जो परिणाम या फिर रिजल्ट है उनके खिलाफ अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग जो है वो 34 लाख अपील्स यानी कि 34 लाख अपील्स यानी कि याचिका या फिर जो अपील है वो फाइल्ड की गई है, यानी कि दर्ज की गई है। और उनमें से सिर्फ एक जो टाइनी फ्रैक्शन है यानी कि एक जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसको ही डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है, यानी कि मामले को जो है वो निपटाया गया है, हल किया गया है, और जिससे लाखों लोग जो है वो एक प्रिकेरियस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में आ गए हैं। यानी कि जो बचे हुए लोग हैं जिनका मतलब कि निपटारा नहीं हुआ है या फिर उनकी चीज़ों का समाधान नहीं किया गया है, तो वो जो है वो एक प्रिकेरियस यानी कि चिंताजनक या फिर गंभीर या फिर मतलब कि संकटपूर्ण जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चितता की स्थिति, यानी कि जहाँ पर कुछ साफ नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा या फिर नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं, इस तरीके की स्टेट में जो है वो बचे हुए लोग आ चुके हैं। उन्हें जो है वो फूड सपोर्ट यानी कि जो मतलब कि जैसे मुफ्त में जो राशन मिलता है वो, या फिर इसके समय जो है वो जो वेलफेयर बेनिफिट्स जो है मतलब कि जो कल्याणकारी लाभ है, इनसे जो है वो हटा दिया गया है, एक्सक्लूजन इनका कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो करना है वो बिल्कुल अनकंसाइनेबल है यानी कि अनैतिक है, बेहद गलत है, अन्यायपूर्ण है, इस तरीके से बताया गया है। यानी कि इसका मतलब है ये हुआ कि 34 लाख लोगों के जो नाम है वो जब वोटर लिस्ट से मतलब कि कटे तो उन्होंने जो है वो अपील दर्ज कर दी, लेकिन उनमें से बहुत ही कम अपीलों का जो है वो निपटारा जो है वो अब तक हो पाया है। इसकी वजह से लाखों लोग इस डर में जी रहे हैं कि पता नहीं उनका मतलब कि नाम आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर उनका क्या होगा। ऐसे में उनका जो राशन और जो कल्याणकारी योजना है उनके जो लाभ है वो रोक देना बेहद अन्यायपूर्ण और अनैतिक है, यानी कि अनकंसाइनेबल है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, देयर इज अ लीगल पैराडॉक्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजनशिप एंड द इलेक्टोरल रोल। द रोल इज मेंट टू इंक्लूड ओनली सिटीजन्स बट एनरोलमेंट ऑन द रोल इज नॉट बाय इटसेल्फ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप।
यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता और जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि जो वोटर लिस्ट यानी कि जो मतदाता सूची होती है, उनके रिलेशनशिप में यानी कि इन दोनों के रिलेशन यानी कि इन संबंध में जो है वो एक लीगल पैराडॉक्स जो है वो देखा जाता है। लीगल पैराडॉक्स यानी कि कानूनी विरोधाभास, यानी कि ऐसी बात जो देखने में उल्टी या फिर आपस में टकराती हुई लगे, तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने आती है। और वो चीज़ क्या है कि वोटर लिस्ट का जो उद्देश्य यानी कि जो मकसद है, वो तो सिर्फ सिटीजन्स को इंक्लूड करना है, नागरिकों को मतलब कि शामिल करना है। लेकिन वोटर लिस्ट में जो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट होना जो है यानी कि जो नाम दर्ज होना या फिर जो पंजीकरण होना है, वो अपने आप में नागरिकता का प्रूफ नहीं है, यानी कि सबूत या फिर प्रमाण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के हिसाब से एक बड़ा विरोधाभास पैराडॉक्स है कि एक तरफ तो वोटर लिस्ट बनी ही सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है, यानी कि गैर नागरिक इसमें नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है भी, तो भी कानून उसे नागरिक होने का पक्का सबूत नहीं मानता। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। This paradox apart, it is sound and commonsensical assumption that many citizens are not enrolled as voters. In other words, all those enlisted as voters must be citizens, but not all citizens are necessarily enrolled as voters. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस पैराडॉक्स अपार्ट यानी कि विरोधाभास को अलग रखकर अगर देखा जाए, तो ये एक बिल्कुल साउंड यानी कि ठोस, सही और तर्क संगत और कॉमन सेंसिकल यानी कि समझदारी भरी या फिर आम समझ पर आधारित अजम्पशन है यानी कि धारणा है कि बहुत से जो सिटीजन्स है यानी कि जो बहुत से जो नागरिक है, वो वोटर लिस्ट में एनरोल यानी कि इनका पंजीकरण या फिर मतलब कि शामिल इनको नहीं किया गया है या फिर नहीं होते हैं। इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में वोटर लिस्ट में एनलिस्टेड यानी कि दर्ज या फिर शामिल किए गए सभी लोग नागरिक होने चाहिए, लेकिन सभी नागरिक नेसेसरीली यानी कि ज़रूरी रूप से यानी कि अनिवार्यता वोटर लिस्ट में एनरोल ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कानूनी विरोधाभास को अलग रखकर एक आम समझ से देखें, तो ये बिल्कुल साफ है कि देश में ऐसे लाखों नागरिक हैं जिन्होंने वोटर आईडी नहीं बनवाया या फिर जिनका नाम जो है वो किसी वजह से वोटर लिस्ट में नहीं है। इसलिए जो वोटर लिस्ट में है वो तो नागरिक होने चाहिए, लेकिन अगर कोई वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकलता कि वो भारत का नागरिक नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। While this may be a simple and straightforward proposition for the state to link the absence of a person's name from the electoral roll to other aspects of a civic life, especially subsistence benefits, is both illogical and cruel. दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हालांकि ये जो है वो एक सिंपल यानी कि सरल या फिर आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधी और साफ सुथरी प्रोपोजिशन यानी कि बात या कथन या फिर जो प्रस्ताव है वो हो सकती है, लेकिन स्टेट यानी कि सरकार या फिर प्रशासन के लिए किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल में ना होना, एब्सेंस होना, उसको जो है वो सिविक लाइफ के जो है वो मतलब कि यानी कि नैतिक जीवन के दूसरे पहलुओं से लिंक करना, स्पेशली सबसिस्टेंस बेनिफिट्स यानी कि खास तौर पर जो सबसिस्टेंस बेनिफिट्स है यानी कि जो गुजारे या फिर जो जीवित रहने के लिए जो ज़रूरी सरकारी सहायता है, जैसे कि मुफ्त का राशन मिलना या फिर जो पेंशन मिलना, तो सबसिस्टेंस बेनिफिट से जो है वो मतलब कि इलॉजिकल भी है और क्रूअल दोनों भी है, यानी कि तर्कहीन भी है यानी कि बिना किसी वजह का भी है, और साथ ही साथ एक निर्दयी या फिर अत्याचारी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बहुत ही सीधी और साफ है कि वोटर लिस्ट में नाम ना जो है वो मतलब कि नाम ना होने से कोई भी गैर नागरिक नहीं हो जाता है। इसके बावजूद अगर सरकार वोटर लिस्ट में नाम ना होने को किसी नागरिक के जीने का अधिकार यानी कि जैसे कि राशन या फिर गुजारे के जो अलावेंस है उससे जोड़ती है, तो ये तो ना ही सिर्फ मतलब कि बिना किसी लॉजिक के है, बल्कि ये जनता के मतलब कि जनता के साथ बेहद ही क्रूर और निर्दयी व्यवहार भी है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, इन इट्स बिहार SIR जजमेंट द कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट एक्सक्लूजन फ्रॉम एन इलेक्टोरल रोल कैन नॉट बाय इटसेल्फ डिटरमाइन सिटीजनशिप स्टेटस एंड दैट SIR आउटकम्स आर लिंक्ड ओनली टू इलेक्टोरल पर्पसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपने बिहार SIR जजमेंट यानी कि अदालत के फैसले में कोर्ट ने जो है वो क्लियरली यानी कि साफ तौर पर स्टेट किया है, यानी कि मतलब कि कहा है, स्पष्ट किया था कि वोटर लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूजन यानी कि बाहर किया जाना, नाम कटना अपने आप में सिटीजनशिप स्टेटस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, यानी कि नागरिकता की स्थिति यानी कि तय नहीं कर सकता, इसका फैसला नहीं कर सकता। और SIR आउटकम्स यानी कि जो नतीजे या फिर जो परिणाम है वो सिर्फ इलेक्टोरल पर्पसेस यानी कि चुनाव संबंधी उद्देश्य से ही लिंक है, यानी कि उससे ही जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मामले में पहले ही एक कानूनी स्थिति साफ कर दी थी कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि उसकी जो नागरिकता है वो ख़त्म हो गई है, कि वो इंडिया का है ही नहीं। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है और उसके जो नतीजे, मतलब कि उनका नतीजों का जो लेन देन है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट डालने के अधिकार से है, किसी की नागरिकता या फिर बाकी अधिकारों से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। The specific facts and legal principles relating to the SIR notwithstanding, larger issues are also at stake। यानी कि स्पेसिफिक फैक्ट्स यानी कि विशिष्ट तथ्य या फिर जो खास बातें हैं, और जो लीगल प्रिंसिपल्स यानी कि जो कानूनी सिद्धांत है जो SIR से रिलेटिंग है यानी कि संबंधित है, उनके नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि इनके बावजूद या फिर इसके होते हुए भी कुछ लार्जर इश्यूज यानी कि कुछ बड़े मुद्दे या फिर व्यापक मसले भी जो है वो एट स्टेक है, यानी कि खतरे में है, यानी कि मतलब कि दाव पर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसआईआर के कानूनी नियम और उससे जुड़ी खास बातें तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस मामले में सिर्फ कानूनी मतलब कि ये सारी चीज़ें ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़े और गंभीर मुद्दे जैसे कि नागरिकों का मूल अधिकार, लोकतंत्र का मतलब कि भाषा मतलब कि प्रबंध, ये जो है वो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मतलब कि दाव पर लगी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है, दिस इंक्लूड यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स दैट मस्ट अप्लाई टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक। यानी कि इनमें वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि वैश्विक मानव अधिकार या फिर सार्वभौमिक मानव अधिकार इंक्लूड है, यानी कि शामिल है, जो कि सिटीजन्स यानी कि नागरिक और नॉन सिटीजन्स यानी कि जो गैर नागरिक है, उन एक ही तरीके से मतलब कि दोनों पर जो है वो सभी पर्सन्स यानी कि व्यक्तियों पर मस्ट अप्लाई यानी कि लागू होने ही चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, इंसान होने के नाते कुछ मूल मतलब कि मानव अधिकार जैसे कि खाने और जो जीने का अधिकार है वो सभी पर एक समान रूप से लागू होता है। ठीक है, सरकार किसी को सिर्फ इस बिना पर जो है वो मतलब कि राशन या फिर जो जीने का जो साधन है उससे वंचित नहीं कर सकती कि उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आखिर में बताया जाता है, क्लीन इलेक्टोरल रूल्स एंड टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी कैन कंट्रीब्यूट टू बेटर गवर्नेंस बट द स्टेट मस्ट नॉट टेक लीव ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। यानी कि क्लीन इलेक्टोरल रूल्स, इसका क्या मतलब होता है कि साफ सुथरी सही वोटर लिस्ट जिसमें नकली या फिर पुराने नाम नहीं है। ठीक है, और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी यानी कि सही और ज़रूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेटर गवर्नेंस में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि बेहतर जो है वो शासन प्रणाली में जो है वो योगदान दे सकती है। बट लेकिन स्टेट यानी कि जो सरकार या फिर प्रशासन है उसको जो है वो लॉजिक यानी कि तर्क समझ और कॉमन सेंस यानी कि आम समझ या फिर व्यवहारिक ज्ञान से जो है वो टेक लीव ऑफ नहीं करना चाहिए, यानी कि इनसे जो है वो दूर नहीं होना चाहिए, नाता नहीं तोड़ना चाहिए, इन्हें भूल नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना और सही ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पेंशन पहुंचाना अच्छे शासन की निशानी है, लेकिन इस चक्कर में सरकार को अपना कॉमन सेंस और तर्क नहीं खोना चाहिए कि एक वोटर लिस्ट की वजह से लोगों का जो खाना खाने का और जो जीने का अधिकार है वही उनसे छीन लिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब कि हमें जो है वो ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, और इसी के साथ हमारा जो एडिटोरियल है वो यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया है कि आज हम किस टॉपिक पर मतलब की बात कर रहे थे। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस एडिटोरियल से रिलेटेड हम कुछ क्विजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर यानी कि हम क्विजेस अब लगाएंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा हमेशा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। यानी कि टोन ऑफ द पैसेज को लेकर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि थ्रू आउट द पैसेज ऑथर का टोन क्या था। हमारे पास 5 ऑप्शन है। सबसे पहला आता है अप्रिशिएटिव, तारीफ करने वाला। तो क्या हमारे पैराग्राफ का टोन अप्रिशिएटिव था? ऑथर ने जो है वो मतलब कि कहीं पे भी जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ तो नहीं की है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की क्रिटिसिज्म कर रहा था। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, यानी कि क्या हमारे यानी कि पैसेज का जो टोन है वो आलोचनात्मक था, विश्लेषणात्मक था। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑथर जो है वो लीगल फैक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे थे, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको इलॉजिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता रहे थे। तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, आगे देखते हैं और कुछ हमें ऑप्शन मिलता है या फिर नहीं। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है इमोशनल, क्या लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, भावुक कर देने वाली थी। तो रीजनिंग और लीगल एनालिसिस दिया गया था, ना कि कोई इमोशनल बातें की गई थी। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। चौथा हमारा आता है सेलिब्रेटरी, क्या हमारे पैराग्राफ में किसी जश्न के बारे में बात हो रही थी, यानी कि जश्न मनाने वाला आपको टोन लग रहा था। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पैसेज किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि क्लियर ऑप्शन, मतलब कि ऑथर ने जो है वो क्लियर ओपिनियन देता है, इसलिए जो है वो ये तो न्यूट्रल टोन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, ये हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वर टेकन बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शंस लिए। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, रिमूवल ऑफ सर्टन वेलफेयर बेनिफिट्स आफ्टर डिलीशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्टोरल रोल से नाम हटने पर कुछ वेलफेयर बेनिफिट्स रोक दिए गए। तो हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई थी पैसेज में, जो है वो अन्नपूर्णा योजना बेनिफिट्स रिमूव करने की बात जो है वो डायरेक्टली लिखी गई थी। तो इसको हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, रीवेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट्स को दोबारा रीवेरीफाई करने का ऑर्डर दिया गया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कास्ट सर्टिफिकेट्स रीवेरीफाई करने का जो है वो ऑर्डर दिया था, इस चीज़ का मेंशन भी किया गया है। तीसरा हमारा आता है कि ऑटोमेटिक कैंसलेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी गई। तो ये तो जो है वो पैसेज में कहीं पे भी सिटीजनशिप कैंसिल करने की बात तो कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई थी। तो ये तो एग्जामिनर के लिए जो है वो एग्जामिनर का एक ट्रैप है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो सकता है, इसे हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे। चौथा हमारा ऑप्शन आता है, डिलीशन फ्रॉम द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस बेनिफिशियरीज को डिलीट कर दिया गया। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जून 4 के जो ऑर्डर में है वो पीडीएस बेनिफिशियरीज को रिमूव करने की बात की थी, कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसे जो है वो राशन या फिर जो बाकी अधिकार जो है वो मूलभूत, यानी कि जो योजनाएं हैं उनसे जो है वो वंचित कर दिया जाएगा। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है, परमानेंट बैन ऑन वोटिंग, यानी कि लाइफ टाइम वोटिंग बैन लगा दिया। कैसा था, यानी कि दोस्तों ऐसा इस चीज़ का तो कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया था कि वोटिंग ही जो है वो परमानेंट बैन कर दी गई, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रिमूवल ऑफ सर्टन वेलफेयर बेनिफिट्स आफ्टर डिलीशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स से मतलब कि नाम हटने पर कुछ वेलफेयर बेनिफिट्स रोक दिए गए। कास्ट सर्टिफिकेट्स को दोबारा वेरीफाई करने का मतलब कि ऑर्डर दिया गया, और पीडीएस बेनिफिशियरीज को डिलीट कर दिया गया। तो ये सारे हमारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इन सारे ऑप्शन को हमें जो है वो मतलब कि राइट टिक करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से कौन सा इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है, द सुप्रीम कोर्ट बिलीव्स इलेक्टोरल रोल्स शुड डिटरमाइन एक्सेस टू वेलफेयर, यानी कि इलेक्टोरल रोल ही वेलफेयर डिसाइड करे। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोर्ट इसका अपोजिट बोल रहा था, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, इलेक्टोरल रोल्स एंड सिटीजनशिप आर लीगली आइडेंटिकल, यानी कि इलेक्टोरल रोल और सिटीजनशिप जो है वो सेम चीज़ें हैं। तो ये भी जो है वो मतलब कि गलत चीज़ें हैं, क्योंकि ऑथर लीगल पैराडॉक्स एक्सप्लेन करते हैं, दोनों सेम नहीं है, ये चीज़ बता रहे थे, ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है, एक्सक्लूजन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल शुड नॉट ऑटोमेटिकली अफेक्ट अदर सिविक राइट्स, यानी कि इलेक्टोरल रोल से नाम हटने का मतलब दूसरे सिविक राइट्स खत्म होने नहीं चाहिए। तो ये तो बात जो है वो हमारे पैसेज में कही गई थी, और यही हमारे पैसेज का सेंट्रल आइडिया था, यानी कि लीगल प्रिंसिपल था, कि अगर भाई किसी का नाम जो है वो मतलब कि वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जो है वो उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। चौथा हमारा ऑप्शन आता है, एवरी सिटीजन इज एनरोल्ड एज अ वोटर, यानी कि हर सिटीजन वोटर होता है। तो ऑथर स्पेसिफिकली बोलता है, नॉट ऑल सिटीजन्स आर एनरोल्ड, ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर सिटीजन का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आए ही आए। कुछ कारणों की वजह से लोग जो है वो मतलब कि अपनी वोटर आईडी नहीं बनवा पाते, इस तरीके से भी यहाँ पर बताया गया था हमारे पैसेज में। और लास्ट हमारा ऑप्शन है, वेलफेयर स्कीम शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, यानी कि वेलफेयर स्कीम्स बंद कर देनी चाहिए। यानी कि पैसेज जो है वो वेलफेयर स्कीम के अगेंस्ट नहीं है, इस तरीके का किसी भी बात का मतलब कि मेंशन यहाँ पर नहीं हुआ था। तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद बचता है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि इलेक्टोरल रोल से नाम हटने का मतलब दूसरे सिविक राइट्स का कम यानी कि खत्म हो जाना नहीं है। ये चीज़ हमारी जो है वो बिल्कुल सही आती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर सेंट्रल टू द पैसेज, यानी कि पैसेज का मेन आइडिया मतलब कि कौन सा है। इन सारे ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है, इलेक्टोरल रोल्स सर्व इलेक्टोरल पर्पस ओनली, यानी कि इलेक्टोरल रोल का पर्पस सिर्फ इलेक्शन है। तो ये तो हमारा मतलब कि कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन है, तो इसे हम करेक्ट मान सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिसाइडेड सोलोली बाय वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यानी कि सिर्फ वोटर लिस्ट सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये भी हम जो है वो करेक्ट मान सकते हैं। तो ये तो हमारा लीगल पैराडॉक्स का एसेंस है, इस बात पर जो है वो मतलब कि
यानी कि लाइंस मेंशन भी की गई थी। तीसरा हमारा आता है वेलफेयर बेनिफिट्स शुड ऑटोमेटिकली डिपेंड ऑन इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि वेलफेयर बेनिफिट जो है वो वोटर लिस्ट पर डिपेंड होने चाहिए, यानी कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में आता है उनको जो है वो मतलब कि कुछ फ़ायदे मिलने चाहिए, और बाकी के जो लोग हैं जिनका मतलब कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता उनका जो है वो मतलब कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो ऑथर ने इस बात का अपोज किया था, ठीक है, इस बात के समर्थन में तो वो नहीं थे, तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन आता है ह्यूमन राइट्स एक्सटेंड बियॉन्ड सिटीजनशिप, यानी कि ह्यूमन राइट्स सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप दोनों के लिए हैं, ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है, सॉरी सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन राइट्स पहले आते हैं, ठीक है, खाना पीना ये सारी जो चीज़ें हैं, राशन या फिर जो दूसरे जो मूलभूत अधिकार है वो पहले आने चाहिए। तो ये जो है वो हमारे लास्ट पैराग्राफ की मेजर थीम थी, ठीक है। और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म शुड बी अबंडन, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बंद कर देने चाहिए। तो ये तो दोस्तों कहीं पर मेंशन नहीं किया गया था, ऑथर जो है वो बिल्कुल रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं थे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे ऑप्शंस को मतलब कि डिस्कस करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी कंसर्न, यानी कि ऑथर की सबसे बड़ी कंसर्न क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस है, सबसे पहला ऑप्शन आता है इलेक्टोरल रोल्स रिविजन्स शुड नेवर टेक प्लेस, यानी कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन कभी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि ऑथर रिवीजन अपोज नहीं कर रहे थे, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट्स शुड प्रोवाइड वेलफेयर ओनली टू वोटर्स, यानी कि वेलफेयर जो है वो सिर्फ वोटर्स को ही मिलनी चाहिए। तो इसका तो एग्जैक्टली अपोजिट बोला गया था कि भाई किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं भी है तो उन्हें जो है वो मूलभूत अधिकार तो मिलने ही चाहिए, उनसे वंचित उन्हें नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टी बात कही गई है। तीसरा हमारा है लिंकिंग इलेक्टोरल रोल एक्सक्लूजन विद वेलफेयर एंड सिविक राइट्स इज लीगली एंड मॉरली अनजस्टिफाइड, यानी कि वोटर लिस्ट से नाम हटने को वेलफेयर और सिविक राइट से जोड़ना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। तो ये जो है वो हमारे एडिटोरियल इसी पूरे सेंट्रल आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है, तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलेंगे। चौथा हमारा आता है सिटीजनशिप लॉज शुड बी अबॉलिश्ड, यानी कि सिटीजनशिप लॉज जो है वो हटा देने चाहिए। तो ये जो है वो इस चीज़ का कहीं पे भी जो है वो मतलब कि मेंशन नहीं किया गया है। या फिर हमारा पांचवा ऑप्शन आता है इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड, यानी कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर देने चाहिए, आगे बढ़ा देने चाहिए। तो ये तो भाई बात पूरी तरीके से कंप्लीटली इररिलेवेंट है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, वोटर लिस्ट से नाम हटने को वेलफेयर और सिविक राइट से जोड़ना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है, कि भाई जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसको जो है वो अधिकार मिलेंगे, यानी कि राशन मिलेगा या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और जिसका नाम नहीं है उसे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है वो हमारी जो है वो मतलब कि इसी आर्ग्यूमेंट पर हमारा जो पूरा एडिटोरियल था वो बेस्ड था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से जो है वो सारे क्विजेस समझ आ गए हैं। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, और आज के हमारे इस एडिटोरियल में से जो निकल के आने वाले जो मतलब कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, उन्हें भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन भी मिल जाए और आपके लिए जो है वो मतलब कि फिर से यानी कि एक तरीके से वोकैब भी तैयार हो जाए। तो चलिए आइए उन्हें डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था रिटरेटेड। दोस्तों रिटरेटेड का क्या मतलब होता है, सबसे पहला तो ये हमारे पास जो है वो वर्ब है, ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ रिटरेट है, ठीक है। और रिटरेट का मतलब होता है कि किसी बात को दोबारा जोर देकर कहना, फिर से रिपीट करना, ताकि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्लियर हो जाए, तो उसे हम जो है वो रिटरेट करना कहते हैं। यानी कि सिर्फ रिपीट करना नहीं होता, बल्कि किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करना, उस पर जोर देना, इसलिए जो है वो दोबारा बोलना होता है, ठीक है। यानी कि दोबारा जोर देकर कहना या फिर से दोहराना हो तो उसे हम रिटरेट कहेंगे। अगला हमारा वर्ड आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन ये नाउन है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि किसी लिस्ट से, ग्रुप से या फिर किसी प्रोसेस या फिर बेनिफिट से बाहर कर देना या फिर इंक्लूड ना करना, तो उसे हम एक्सक्लूजन कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी को ऑफिशियली रिमूव या फिर डिनाई कर देना, बाहर कर देना, शामिल ना करना, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लूजन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ये जो है वो नाउन है, इसका मतलब होता है ट्राइब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट या फिर लीगल बॉडी होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइप के डिस्प्यूट्स यानी कि जो विवाद है या फिर जो केसेस है उनका डिसीजन लेती है। ये नॉर्मल कोर्ट से जो है वो थोड़ी अलग होती है और स्पेसिफिक मैटर्स को ही हैंडल करती है। विशेष न्यायाधिकरण या फिर विशेष अदालत, उसे हम जो है वो ट्राइब्यूनल कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा वर्ड आता है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी ये जो वर्ड है ये एग्जेक्टिव और प्रपोजिशन दोनों ही तरीके से यूज हो सकता है। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है किसी बात के बिल्कुल अपोजिट या फिर उसके अगेंस्ट होना। जब दो चीज़ें एक दूसरे से मैच ना करें, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम जो है वो क्या कॉन्ट्ररी का यूज़ करते हैं, ठीक है। विपरीत, उल्टा, यानी कि के विरुद्ध, ये जो है वो सारे इसके मीनिंग्स है।
या फिर हमारा अगला वर्ड आता है प्रिकैरियस। दोस्तों प्रिकैरियस ये जो है वो एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही अनसर्टेन है, अनसेफ है, रिस्की है और कभी भी खराब हो सकती है, तो उसे हम जो है वो प्रिकैरियस कहते हैं। यानी कि फ्यूचर जहाँ पर सिक्योर नहीं होता वहाँ पर प्रिकैरियस सिचुएशंस होती है, यानी कि असुरक्षित, अनिश्चित, यानी कि जोखिम भरी सिचुएशन, स्थिति, उसे हम कहेंगे प्रिकैरियस। इसके बाद हमने अगला वर्ड पढ़ा था अनकंसाइनेबल। अनकंसाइनेबल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि ऐसा काम जो इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण या फिर इमोरल हो कि उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ये जो काम है वो सिर्फ रॉन्ग नहीं होता बल्कि एक्सट्रीमली अनफेयर होता है, यानी कि बहुत ही अन्यायपूर्ण होता है, अस्वीकार करने योग्य होता है, तो उसे हम जो है वो अनकंसाइनेबल कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है पैराडॉक्स। दोस्तों पैराडॉक्स नाउन है, इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा स्टेटमेंट जो पहली नज़र में हमें उल्टा या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें जो है वो सच्चाई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। यानी कि विरोधाभास, देखने में जो उल्टा लेकिन सच लगता है, तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट ये नाउन है जिसका मतलब होता है ऑफिशियली जो है वो किसी लिस्ट, इंस्टीट्यूशन, स्कीम या फिर सिस्टम में नाम रजिस्टर या फिर इंक्लूड होना, ठीक है, पंजीकरण जिसे कहते हैं, नाम दर्ज होना, तो वो होता है एनरोलमेंट। अगला हमारा वर्ड आता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन नाउन है जिसका मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, कोई आइडिया, कोई प्रिंसिपल या फिर कोई सजेशन जो डिस्कशन या फिर एक्सेप्टेंस के लिए रखा गया हो, तो उसे हम जो है वो प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रस्ताव जिसे हम कहेंगे, सिद्धांत या फिर विचार, ठीक है, कोई बात, उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशन। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास नाउन है, इसका मतलब होता है जीवन चलाने के लिए ज़रूरी मिनिमम रिसोर्सेस या फिर बेसिक नीड्स, जैसे कि हमारा फूड है, शेल्टर है, या फिर हमारे जो बेसिक सपोर्ट्स है, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो इन्हें हम सबसिस्टेंस कहेंगे। यानी कि जो जीविका है, जीवन यापन, मतलब कि जीवन यापन की बुनियादी जो साधन है, उसे हम जो है वो मतलब कि सबसिस्टेंस कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है स्टेक। स्टेक ये नाउन है, इसका मतलब होता है किसी मैटर में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट, कंसर्न या फिर वो चीज़ जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो और जिसका रिजल्ट उस पर असर डाले, तो उसे हम स्टेक कहते हैं। फ्रेज है एक एट स्टेक, इसका मतलब होता है खतरे में होना, दाव पर लगा होना, ठीक है, दाव, हिट या फिर महत्वपूर्ण स्वार्थ, उसे हम कहते हैं स्टेक। और आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कॉमन सेंसिकल। ये क्या है? तो एग्जेक्टिव है। कॉमन सेंसिकल का मतलब होता है ऐसी बात जो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो और सिंपल कॉमन सेंस से समझ में आ जाए, तो उसे हम कॉमन सेंसिकल कहते हैं। यानी जिसके लिए किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, जो कॉमन सेंस की बातें होती है, उसे हम जो है वो मतलब कि कॉमन सेंसिकल कहते हैं। यानी कि व्यवहारिक, तर्क संगत या फिर सामान्य बुद्धि पर आधारित, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉमन सेंसिकल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आया होगा कि आज के एडिटोरियल में हमने क्या पढ़ा, किस तरीके के क्विजेस हमने डिस्कस किए और वोकैब में जो है वो हमारे कौन कौन से वर्ड्स निकल कर आते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो वोकैब के लिए एक अलग से सेशन जो है वो चलता है, जिसका वीडियो जो है वो आज के लिए अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ पर भी जो है वो जाकर जो है वो वोकैब देख सकते हैं, यानी कि वोकैब के वर्ड्स आप एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकैब जो है वो और भी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।